हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क टीजीटी और पीजीटी की कक्षाएं चला रही हूं। टीजीटी पीजीटी यहाँ देखिए, जैसा कि हमने लिखा है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी, ठीक, यह प्रवक्ता की है। यूपी में जो अध्यापक बनेंगे, जो भी टीजीटी और पीजीटी के इच्छुक हों पढ़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं देना चाहता है, जो व्यक्ति इच्छुक हो, वह हमारी कक्षाओं को सुन सकता है, पढ़ सकता है, अपना इससे नोट्स बना सकता है। यह बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क होगा। तो उसी कड़ी में आज मैं सबसे पहले जो टीजीटी और पीजीटी इतिहास में पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम पे मैं दो लाइन चर्चा करूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे मैं क्रम से आप लोगों को पढ़ाऊंगी और विधिवत पढ़ाऊंगी, और वहाँ से प्रश्न फंसने की पूर्णतः संभावना है। जब आप परीक्षा दे लेंगे, फिर आपके पास ज़रूर विश्वास हो जाएगा मेरे लिए कि मैंने जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया। ठीक, तो हम आज उस अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं पहले से लिख ली हूँ, ठीक है ना। यह देखिए, सबसे पहले हम यूपी टीजीटी पीजीटी में पाठ्यक्रम लिखे हैं प्राचीन भारत। ठीक, प्राचीन भारत का। इस प्राचीन भारत में सबसे पहले नंबर पर जो हमारी चर्चा होगी पाषाण काल की होगी। पाषाण काल, यह पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, भारत में इस पाषाण काल के में देखिए उपकरण वगैरह पाषाण काल से अधिक पूछे जाते हैं, और वो स्थल कौन से हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाए गए, और उस स्थल से क्या उपकरण हुआ, क्या उपकरण मिला, और उस स्थल की खुदाई किसने करवाया। ये ऐसे 2-3 प्रकार के प्रश्न पाषाण काल से बनते हैं। ठीक, पाषाण काल में चाहे वह टीजीटी हो चाहे पीजीटी, 2 से 3 प्रश्न बनना निश्चित होता है। तो देखिए, यहाँ पाषाण काल में हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा पूर्व पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल, और ये तीसरा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है सबसे लंबा चरण चला। इस समय मानव का विकास होता है पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में ही मानव का लंबा जो है, बहुत लंबे समय तक मानव चलता, धीरे धीरे संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता है। और इसीलिए विद्वानों ने इस पूर्व पाषाण काल को, पूर्व पाषाण काल मतलब कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दी के पढ़ा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को पढ़ा जाता है। इस समय देखिए, मानव जो है अपने विकास के चरण में रहता है, और कितने धीरे धीरे चलता है। जो वो पहले 4 पैरों पे चलता है, फिर वो किसी प्रकार उठने की कोशिश करता है, फिर उड़ जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। वो क्या होता है, किसके अंतर्गत उसे रखा गया, वह होमो सैपियंस के अंतर्गत रखा गया है ना, होमो नाम रखा गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, वही हमारा आदि पूर्वज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो औजार वगैरह होते हैं बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी आएंगे इसके अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, वह मैं बहुत अच्छे से एकदम विधिवत पढ़ाऊँगी। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में बहुत अच्छे से कृषि करना, पशुपालन, ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सीख जाते हैं। तो इनके स्थल, यहाँ के उपकरण, ये कहाँ कहाँ मिले गए हैं, वो सब मैं एक एक तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग नगर नियोजन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे और सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। यहाँ से भी 2 से ये जो अगर ये 3 टॉपिक दिया है सिंधु सभ्यता में, तो यहाँ से समझ लिए 3 प्रश्न पक्का होता है निश्चित। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से सिंधु घाटी से आता है। ठीक,
तो ये देखो सिंधु घाटी जो है एक नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पाषाण काल में एक विकास का क्रम चला, धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन ये इतना अच्छे से हो गया कि ये सिंधु घाटी आते आते, सिंधु सभ्यता आते आते वो बहुत बढ़िया विकास के चरण में हो गया। उसने अपनी सभ्यताएं बसाई। जैसे कि पहले क्या था, ये पत्थर के काल में मनुष्य पत्थरों पे ही आश्रित था। पत्थर से अपना शिकार करता था, पत्थर उसके औजार थे, पत्थर के गुफाओं में रहता था। तो ये सब जब सारी चीज़ धीरे धीरे क्रम से, एक दिन में नहीं हुआ, ये काफ़ी लंबा समय बीता। ये जब होते होते जब वो थोड़ा और विकास पे आया, फिर उसने कृषि करना सीख लिया था, पशुपालन करना सीख लिया था। जब पेट भर गया तो उसका दिमाग चलने लगा, फिर वो सभ्यताएं बसाया, और सभ्यताएं इतनी अच्छी बसाई कि यह सिंधु सभ्यता बस गई। ठीक। और ये सिंधु सभ्यता बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। ये सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में इसका उद्भव होता है, और 1750 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पतन भी हो जाता है। यहाँ ये बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। अचानक 1750 के बाद इसका जो पतन होता है तो अचानक से वापस गांव वाली सभ्यता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं पाठ्यक्रम बता रही हूँ, एक एक करके मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर नगर नियोजन हम पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, उस समय के नगर कैसे थे, और सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन, मनुष्य किस तरीके का धर्म था, धार्मिक जीवन कैसे अपना के रहता था, और उसका समाज कैसा था, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वैदिक काल। इस वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है पूर्व वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक। इस पूर्व वैदिक काल का जो समय होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से शुरू होता है। देखिए यहाँ से यहाँ में 500 सालों का अंतर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ में इन दोनों में, पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में को हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों में हम यहाँ पर सामाजिक दशा पढ़ेंगे कि वैदिक काल में कैसी सामाजिक दशा थी, वैदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल में कैसी सामाजिक दशा थी, धार्मिक कैसी थी, धर्म कैसा था उस समय, फिर राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ये सारी चार बातों पर, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा और आर्थिक दशा, इन चारों की एक एक करके चर्चा हमारी वैदिक काल में होगी। ठीक ना। यहीं पर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ के साहित्यों के बारे में बताऊंगी, वेद वगैरह जो भी आए वो सब। ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखें वैदिक काल पूर्णतः ये धर्म आधारित है, एकदम मनुष्य धर्म के हिसाब से चलता था। केंद्र में धर्म होता था, उसके आगे पीछे मनुष्य होता था। धर्म क्या कहता है, किस तरीके से हमें आचरण करना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें धर्म के हिसाब से मनुष्य चलता था। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में अच्छा था। उत्तर वैदिक काल आते आते इतना ज़्यादा कर्मकांडों का बोलबाला हो गया, तो बहुत खर्चे बढ़ गए और बहुत सारे लोग एक प्रकार से तानाशाह हो गया। एक जो धर्म के जो ठेकेदार थे वो अपने आप को, जो भी आप समझ लीजिए, तो इतने इसके विरोध में ये आते आते 600 ईसा पूर्व आ गया था। 600 ईसा पूर्व में फिर विरोध हुआ। फिर वो कौन सा, फिर उसी यही हम चौथे टॉपिक अपना पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। इस धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। यह दोनों इसी वैदिक धर्म के खिलाफ खड़े हुए। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म कर्म पर आधारित है, और यहाँ ये वाले बात नहीं, यहाँ भी कर्म की प्रधानता है, लेकिन कर्म पूर्णतः नहीं, यहाँ पर धर्म की प्रधानता अधिक है। लेकिन यहाँ पर सब कर्म की, यहाँ पर इसके खिलाफ हुआ। इसी में हम लोग भागवत धर्म पढ़ेंगे, शैव धर्म पढ़ेंगे। ठीक। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म पढ़ेंगे। और उसी के साथ हम हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का क्या योगदान है। शंकराचार्य ने
धर्म को, ये जो सनातन धर्म को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा, बताया। उन्होंने जो भगवान की बात करते हैं, अगर ब्रह्मांड पूजा तो उन्होंने नेति नेति कह के बताया कि सब कुछ नेति नेति है, ठीक है ना। और शंकराचार्य ने 4 मठ भी बनाए अलग अलग। ये सारी बातें हम वहाँ पर देखेंगे। इनका हिंदू धर्म में पुनर्गठन में बहुत बड़ा योगदान है। वो क्या है, कैसे है, हम आगे देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम आएंगे मौर्य साम्राज्य पर। इस मौर्य साम्राज्य में हम राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, अशोक का मूल्यांकन करेंगे और समाज एवं संस्कृति कि मौर्य साम्राज्य का समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसी थी, ये सारी बातें पढ़ेंगे। राजनीति कैसा था। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अपने गुरु चाणक्य के सहारे किया था, ठीक है ना। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम जब यहाँ पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसी समय राजनीतिक स्थिति कहती है उस समय। और अशोक, देखिए अशोक कैसा था। अशोक को महान कहा जाता है, लेकिन अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो सबसे अच्छा और सुलझा हुआ राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अशोक तो कूटनीतिज्ञ था, उसने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सारी नीतियाँ अपनाई थी, ठीक। उस समय समाज और संस्कृति किस तरीके से थी, वहाँ का खान पान क्या था, कैसे था, यह सारी बातें हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम बता रही हूँ ना, ठीक। उसके बाद हम आएंगे गुप्त काल पर, ठीक। देखिए, यहाँ पर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल नहीं है, ठीक। यहाँ पर हम आएंगे गुप्त काल। गुप्त काल में भी हम सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे गुप्त काल का। फिर गुप्त काल में कला कैसा था, कला। गुप्त काल में धर्म और दर्शन और समाज, ये सब कैसा है, क्या है, क्यों है, ये सारी बातें हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त काल एक बहुत चेंज हुआ है। गुप्त काल में एक जो है ये जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसमें बदलाव हुआ गुप्त काल में, ठीक। बदलाव ये हुआ कि एक किसान भी अध्यापन का कार्य कर सकता है और एक ब्राह्मण भी किसान का कार्य कर सकता है। ये बदलाव हुआ, सब कुछ पूरा चेन टूटा। और यहीं पर एक जो है कायस्थ वर्ग का उद्भव भी होता है गुप्त काल में। और गुप्त काल में मंदिर का निर्माण भी हुआ था, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा मंदिरों को भी पढ़ेंगे। मंदिर देखिए, कला जो भीतर गांव में उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक स्थान, वहाँ पे भीतर गांव नामक स्थान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतर गांव नामक स्थान है, वहाँ पर पहला मंदिर बना था, ठीक। तो यहाँ की जो समाज वगैरह था हम बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक ना। फिर हम गुप्तोत्तर काल की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज परिवर्तन कैसे हुआ, यह पूरा आर्थिक स्थिति गुप्तोत्तर काल की बहुत अच्छी थी। अगर पूरे प्राचीन भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसी गुप्तोत्तर काल में हम लोग हर्ष को भी पढ़ लेंगे, ठीक। हर्ष कन्नौज का राजा था। हर्ष ने कन्नौज को इतना अच्छा बना दिया था कि पूरे भारत का, यानी उत्तर भारत चाहे दक्षिण, हर कोई कन्नौज पे आक्रमण करके उसके सत्ता को हथियाना चाहता था, ठीक। जब यहाँ पर भारत में 606 ईस्वी में ये हर्ष का जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय हमारे बाहर मोहम्मद साहब धर्म का प्रचार भी करते हैं, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे आगे उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। यहाँ तक आते आते देखिए सब बहुत अलग अलग हो जाता है, सामंतवाद बहुत सारी चीज़ें। फिर ये जो उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति हम पढ़ेंगे 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। और यहाँ से यहाँ तक 750 से अगर हम माने तो 750 से और 1200 तक, इसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी घटनाएं, राजपूत वाले भी स्थिति इसी में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद हम फिर दक्षिण भारत चलेंगे। दक्षिण भारत में देखिए सिर्फ एक ही पूछा है, दक्षिण भारत में चोल वंश पूछा है। चोल वंश राजनीतिक इतिहास एवं प्रशासन, चोलों का प्रशासन कैसा था, इतिहास कैसा था, ठीक।
तो ये सब एक एक करके मैं बताऊंगी। आज बेटा सिर्फ सिलेबस से हमारी चर्चा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक ना। अब इसके बाद हम मध्यकाल के पाठ्यक्रम पे आ रही हूँ, ठीक। अब मैं टीजीटी पीजीटी के इतिहास के लिए मध्यकाल का पाठ्यक्रम बता रही हूँ आप लोगों को। अभी मैं प्राचीन भारत के बता चुकी हूँ। देखिए प्राचीन भारत में टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। पीजीटी में लगभग 45 से 55 प्रश्न आते हैं। अभी इसके पहले जो 2016 वाली जो परीक्षा जो 2019 में हुई थी, उसमें प्राचीन भारत से 55 प्रश्न आए हुए थे। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी कितने प्रश्न आया था उस समय, उसमें 23 प्रश्न आया था। टीजीटी में 23 प्रश्न आया था 2016 की जो परीक्षा 19 में हुई, और पीजीटी में 55 प्रश्न आया था। यानी कि प्राचीन भारत को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं समझाऊंगी और आप समझेंगे। उसी तरीके से अगर मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल में भी लगभग 40 से 38 प्रश्न पूछा जाता है, कभी 40 कभी 38। और अगर 2016 वाली जो 19 में परीक्षा हुई उसमें 30 प्रश्न पूछा गया था, ठीक। उसमें जो है करीब 30 प्रश्न पूछे गए थे। मध्यकाल से जो 2019 में 2016 की जो परीक्षा हुई उसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आधुनिक की हम बात करें तो आधुनिक का भी अपना प्रश्न बिल्कुल बरकरार है, वो कभी भी कम नहीं होता। उसका हमेशा चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी, वह 40 प्रश्न। अगर पीजीटी की बात करें तो 40-42 उसका प्रश्न रहता है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी ऐसे ही प्रश्न रहता है, ठीक है ना। टीजीटी में तो देखिए दो विषयों का आपको देना होता है, इसलिए वहाँ पर इतिहास से कम प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें आपका टीजीटी की तो एक बार 23 प्रश्न पूछा था प्राचीन में, फिर 26 प्रश्न पूछा प्राचीन में। 2013 में 26 प्रश्न पूछा था, 2016 में 23 प्रश्न पूछा था प्राचीन भारत से टीजीटी में। वहीं अगर पीजीटी की बात करें तो 40 प्रश्न पूछ दिया था, 45 प्रश्न पूछ दिया था प्राचीन भारत से, और 45 से 55 तक इसका रेशियो बना हुआ है। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में देखिए, अगर टीजीटी की बात कर रही हूँ, सिर्फ टीजीटी में आपको दो पेपर का जो है एग्ज़ाम देना होता है उसमें। तो उसमें 28, 20, 30, 23 इस तरीके से इतिहास के प्रश्न आते हैं। बाकी कोई अगर नागरिक शास्त्र ले सकता है, भूगोल ले सकता है, अन्य विषय भी टीजीटी में लेकर के पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को इतिहास की कक्षाएँ दूँगी, लेकिन पीजीटी में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। यहाँ से 40 से 38 के बीच का मध्यकाल से आता है। तो देखिए मध्यकाल में हम जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए सबसे पहले तुर्क आक्रमण जो हमारा पाठ्यक्रम है, सबसे पहले मैं उसमें तुर्क आक्रमण पढ़ाऊँगी। तुर्क आक्रमण में 2 को पढ़ना होगा, एक महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर भारत पर कोई प्रथम आक्रमण किया, सर्वप्रथम आक्रमण किया, पहला आक्रमण किया तो इसने मोहम्मद गजनवी ने किया था, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है। फिर इनको हम बड़े अच्छे से और विधिवत तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, सरल तरीके से समझाऊँगी, अच्छा लगेगा। यहाँ सिलेबस की सिर्फ बात हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती, इसलिए थोड़ी आप लोगों को एक लाइन बताने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ेंगे। इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश को हम पढ़ेंगे। इस दिल्ली सल्तनत में 5, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, ठीक, या मामलुक वंश भी कहते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है उसके बाद यहीं गद्दी पर बैठता है, उस इल्तुतमिश का शासन, इल्तुतमिश का सल्तनत काल में शासन में क्या स्थान था,
शासन में उसका क्या स्थान था वो हम देखेंगे। ठीक, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? यह एक उस समय देखिए पर्दा प्रथा था, खैर आज भी है, तो उस समय यह मर्दों की भेष में आया करती थी, लाल कपड़े में वगैरह में आती थी और मर्दों तरह रहती थी, शासन करती थी। उस समय के जो भी उनके सरदार वगैरह जो और भी लोग थे शासन में जो अपनी सहभागिता दिखाते थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उसके पीछे षड्यंत्र हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखेंगे। ठीक, फिर बलवन को भी देखेंगे। बलवन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, बलवन का जो राजस्व का सिद्धांत है वह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम बात ये कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश को हमने पढ़ना होता है। एक तो होता है गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश कहते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, तीसरा हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, चौथा हम पढ़ेंगे सैयद वंश और पांचवा हम पढ़ेंगे लोदी वंश। ये हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह हमने बलवन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और राजस्व का सिद्धांत हमने देख लिया। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश में क्रांति एवं उसका महत्व। खिलजी वंश में वास्तव में एक क्रांति हुआ, एक बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई, बदलाव हुआ। आपको जानते हैं कि खिलजी वंश का एक जो राजा था, एक सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, वह किस तरीके से बाजार नियंत्रण करता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें करता है वहाँ हम देखें। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार हम देखेंगे। उसके बाद बाजार मूल्य नियंत्रण देखेंगे, फिर भू राजस्व सुधार और दक्षिण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में भी भेजा था, अपना उसका एक कारिंदा था, उसको देखा था, भेजा और उसी ने पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर तुगलक वंश को देखेंगे। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियाँ देखें। गयासुद्दीन तुगलक की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ देखेंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाएं देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी देखेंगे हम। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये तुगलक वंश में इसको एक पगला कहीं का के नाम से जानते हैं। ये इसने बहुत सी अपनी योजनाएं चलाएं जो असफल रहीं। ऐसा नहीं कि वह सही नहीं था, बस सही था पर वो वक्त नहीं सही था, वक्त की बात है। इसने जो भी सांकेतिक वगैरह मुद्राएं चलाई, क्या आज क्या है, आज कागज़ नहीं है, आज भी तो सांकेतिक मुद्रा है ना, तो वो समय से पहले चला दिया। यह जो से ज़्यादा विद्वान था, और भी ऐसा नहीं कि विद्वान था तो इसके पास और कोई बुराइयां नहीं थी, तो ये बुराइयां इनके जो आसपास जो लोग थे वो भी अच्छे नहीं मिले, इस वजह से इसकी सारी की सारी योजनाएं असफल होगी। फिर उसका समीक्षात्मक हम लोग करेंगे, इतिहासकारों ने समीक्षा किया है और क्या क्या कैसे किया वो सब देखें। फिर तुगलक वंश में हम फिरोज शाह तुगलक को भी देखेंगे, इसने भी क्या क्या बनवाया, क्या क्या बिगाड़ा, क्या क्या किया। ठीक, फिर यहीं पर हम तैमूर आक्रमण पढ़ेंगे। जब तैमूर का आक्रमण यहाँ होता है तो बहुत रक्तपात मचता है। ठीक, तो तैमूर आक्रमण पर भारत में क्या प्रभाव पड़ा, कैसे किसका विनाश हुआ, यह सब बातें एक एक करके हम लोग सारी देखेंगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश का इधर स्थापना था, जब मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पर राज्य कर रहा था तो वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को भी हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में। ठीक, यहाँ छठे नंबर पे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर वापस यह उत्तर भारत, फिर हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश को देखेंगे। सैयद वंश में बहुत ज़्यादा नहीं है। लोदी वंश को पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर ने अपने चगतई तुर्क मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है ना। ये जो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुगल वंश को पढ़ेंगे। मुगल वंश में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश में बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की राजनीतिक स्थिति देंगे, यानी कि मुगल काल के समय उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के यानी उनकी स्थिति को हम अच्छे से देखेंगे कि क्या था, कैसे था। फिर उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, उसमें क्या क्या बातें थी, क्या औरंगजेब ने ऐसा क्या किया, पतन किया। औरंगजेब के बाद
जितने भी उत्तराधिकारी आए वह योग्य नहीं थे, वह सत्ता नहीं संभाल पाए। उसको उसी समय उसके पहले से ही अंग्रेज भी यहाँ आ धमके थे व्यापारी के रूप में। तो धीरे धीरे कैसे कैसे हुआ, फिर एक दूसरे तरफ मराठा भी अपना पैर बहुत बढ़िया से पसार रहा था, मुगलों को निकालने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से चले जाएं। उसके बाद हम लोग मराठा अभ्युदय देखेंगे, 10वें नंबर पे मराठा अभ्युदय देखेंगे। मराठा अभ्युदय में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग मराठाओं के बारे में भी देखेंगे। क्योंकि आपके देखिए पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ें दी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ इसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो हम वहाँ की भी चीज़ों को जब मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को एक एक लाइन बता दूँगी, ताकि कहीं से कोई प्रश्न जाने ना पाए। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम बता रही हूँ। ठीक, अब देखिए आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम मैं बताने जा रही हूँ। ठीक, आधुनिक भारत से भी 40 से 42 प्रश्न पीजीटी में आता है, पीजीटी में। ठीक, टीजीटी का भी वहीं 25-26 प्रश्न आता है यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया कि टीजीटी में आपके 2 विषय के प्रश्नों को हल करना होता है, लेकिन पीजीटी में ऐसा नहीं होता। पीजीटी आप एक ही विषय को, प्रवक्ता की पोस्ट होती है, एक विषय चुनना होता है उसमें। तो वहाँ से पीजीटी में की बात करें अगर, तो आधुनिक भारत से 40 और 42 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में जो पाठ्यक्रम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले हमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पढ़ना पड़ता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो व्यापारी बनकर के आई थी पहले। अच्छा, जो सबसे पहले जो इनका आगमन हुआ किसका हुआ था, कौन बताएगा? पता किसी को? सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, और कौन आया? ब्रिटिश, डेनिश, और कौन कौन आए थे? किसको पता है? फ्रांसीसी, स्वीडिश, यानी कि पुर्तगाली आया। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम व्यापारिक कंपनियों की बात करें, जो आगमन हुआ उनका पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच आया, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आया, चौथे नंबर पे डेनिश, 5वें नंबर पे फ्रांसीसी और 6ठे नंबर पे स्वीडिश आया था। ठीक, तो हम यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपना यहाँ पर पैर पसारा, वह हम देखेंगे। फिर भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव को देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए व्यापारी के रूप में आए, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ पर शासन में अपना हस्तक्षेप किया और एक दूसरे को हराते हुए इन्होंने अपनी अच्छी खासी शासन सत्ता जमा लिया भारत में। और भारत में जब इनकी शासन जहाँ जहाँ पर भी, जिस जिस जगह पर भारत में इन लोगों ने अपना शासन किया, वहाँ की जो राजनीतिक में काफ़ी बदलाव हुआ। ये अपने नियम और कानून लगाते थे, अलग अलग तरीक़ों की नीतियाँ अपनाते रहे। यहाँ की जनता भारत की परेशान भी हुई इस वजह से। और जब ये राजनीतिक नीतियाँ अलग अलग तरीक़े से कैसे कैसे अपनाए हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। इन्होंने जहाँ जहाँ अपने शासन किए जिस जिस क्षेत्रों में, वहाँ पर फिर अर्थव्यवस्था के में भी काफ़ी कार्य किया इन लोगों ने। मतलब टैक्स लेने का कार्य किया। पहले ज़मीनों पर जो खेती होती थी उसमें टैक्स कैसे आए, कर कैसे मिले, 1 साल के लिए बना दिया, फिर कुछ और बनाया, फिर 10 साल के लिए, फिर बात क्या हुआ, फिर हमेशा के लिए बना दिया। फिर उसमें आपको अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। फिर इतनी सारी चीज़ें जब होने लगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ। और यहाँ पर जब यहाँ के लोगों को वो लोग अपने सेना में, अपने काम में जब लेते थे उनको, तो एक छोटी छोटी पोस्टें देते थे, बड़ी पोस्टें नहीं देते थे। फिर एक विरोध हुआ। फिर वहीं सारा विरोध, जितना भी भारत में इन लोगों की जो नीतियाँ चली, उनके विरोध के बाद 1857 का विद्रोह हो गया।
ठीक। और विद्रोह के हम कारण, स्वरूप और परिणाम को पढ़ेंगे। इतना असंतोष फैला दिया अंग्रेज़ों ने कि यहाँ की जनता को विद्रोह करना पड़ा। उसी 1857 में हम झांसी को भी पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को भी हम पढ़ेंगे, और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका फिर परिणाम क्या रहा भारत में, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। फिर 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। देखिए इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों का यहाँ पर बोलबाला हो गया था, अत्याचार हो गया था कि समाज से अस्त व्यस्त हो गया था। तो यहाँ के जो विद्वान लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, उन्होंने यह सोचा कि हमारे देश में क्या उस समय धर्म के हिसाब से ही, धर्म के इर्द गिर्द चीज़ें चलती थी। धर्म को लोग फॉलो करते थे कि धर्म जैसा कह रहा है वैसा ही सही है। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे धर्म में इतनी सारी कुरीतियाँ आ गई हैं, तो हम अपने धर्म में बदलाव करें। तो धार्मिक माध्यम से पढ़े लिखे लोग बदलाव किए। वो कौन कौन से थे हम देखेंगे। जैसे दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों की ओर लौटो कहा कि आइए वेदों की ओर लौटते हैं और वेद के हिसाब से हम रहते हैं। जैसे वो सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए, जो पुनर्जागरण काल जड़ा सामाजिक सुधारा, फिर उसमें आर्थिक सुधार कैसे हो गए, उसमें जो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का पहला नाम आता है, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे नामों को, ये जितने भी हस्तियां हैं, मैं इनको एक एक करके आप लोगों को बड़े अच्छे समझाऊंगी, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान भी देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन जब ये सारी चीज़ें हो रहा था, काफ़ी वो करीब यहाँ पर 200 साल राज किए। यहाँ की जनता इतनी परेशान, क्या करे। फिर अलग अलग तरीके से अपना अपना लोग आंदोलन हो रहा था। फिर महात्मा गांधी का आगमन होता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हुए। फिर स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये एक लाइन लिख दिया है ना, तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इतने ही मैं बता दूंगी हो जाएगा, इसमें काफ़ी कुछ समाहित है। ठीक। तो गांधी जी का भी क्या योगदान था हम लोग देखेंगे। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे होती है, हमारे देश को कैसे स्वतंत्रता मिलती है, कितने वीरों ने अपने जान को गंवाए, कितनी माताएं बहनें बलिदान हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे देश में अस्त व्यस्त सब दुर्दशा हो गई। किस तरीके से क्या क्या करते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हमारा प्राप्ति तो हुई, फिर हमारे देश का विभाजन भी हो जाता है। आप लोगों को पता है कि भारत से ही पाकिस्तान बना, ठीक है ना। उसके पहले बांग्लादेश भी तो हो गया था, अंग्रेज़ों ने किया था ना। फिर देखिए भारत का विभाजन और उनके बाद का भारत, जो हम भारत के विभाजन भी देखेंगे, और आज़ादी के बाद जो उसके बाद का जो विभाजन के बाद का से 2000 तक का हम इतिहास देखेंगे कि 2000 यानी आज़ादी के बाद से लेकर के 2000 तक के जो भी कार्यकाल हुए, जो भी काम हुआ, वह हम सब देखेंगे एक एक करके, क्योंकि ये सारे के सारे इतिहास में ही आ जाते हैं ना। जो बीत चुका हुआ तो इतिहास है, ठीक, लेकिन बीती हुई प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती है। क्यों? जो बीत गया साधारण अर्थों में मैं बता रही हूँ। देखिए इतिहास की परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती, किसी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में नहीं पूछी जाती, वनडे एग्जाम कोई भी कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। लेकिन आप अगर परिभाषा की बात में इसकी अर्थ एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जो बीत गया वह इतिहास है, लेकिन बीती हुई प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती। जिस घटना से समाज में परिवर्तन हो जाए वही इतिहास है, ठीक। तो परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वह सारी के सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ पाठ्यक्रम की चर्चा किया है आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग इस पाठ्यक्रम को, जो भी बातें हमने बताई, ये ना सोचिए कि सिर्फ इतना ही है। पाठ्यक्रम में बेटा बहुत 2-2 लाइन बताया जाता है, ठीक। मेरे हिसाब से 2-2 लाइन बताया, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम में सारी बातें हम बता देंगे तो पढ़ाएंगे क्या आप लोगों को। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर एक एक क्लास हमारी चलेगी, और आप लोग देखिए, इसे समझिए। जो नहीं समझ में आए वो हमें बताइए, और क्लास मेरा यह पूर्णतः निःशुल्क होगा।
इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक, आप क्लास को एक बार देखिए, 4 बार देखिए, ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ मैं बंद करती हूँ। कल से हमारी कक्षाएं शुरू होंगी। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।